नमस्कार, मैं अशोक व्यास। कार्यक्रम इनसाइट टुडे अशोक व्यास में आपका मैं एकदम धमाके के साथ स्वागत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज बात हम धमाकेदार करने वाले हैं। धमाकेदार बातें वो होती हैं जिसमें कुछ फुलझड़ियाँ हों, कुछ हंसी के साथ उछलने वाले फव्वारे हों, और इन सब बातों का संबंध हास्य के साथ कैसे है ही है। ख़ास करके हम कई मौके तो इस तरह के बना के रखते हैं जहाँ पे हम अपनी जो वर्जनाएं हैं उनको तोड़कर हंसने के जो अवसर हैं वो और अधिक बढ़ा सकें। इसी कड़ी में 1 अप्रैल भी आती है तो उसको हम अप्रैल फूल कह देते हैं। तो फुल मज़े के साथ में मैं ऐसे 2 मित्र कलाकारों का आज के कार्यक्रम में स्वागत कर रहा हूं जो रंगमंच के साथ अपने संबंध को लेकर विशेष रूप से जाने जाते हैं। पर जानने लायक उनमें और क्या क्या है, किस तरह से जब हम बात करें सीरियसली क्रिएटिंग ह्यूमर तो वो क्या सोचते हैं, उस तरफ हम बढ़ेंगे। तो पहले स्वागत अमीय मेहता जी का और नमस्कार हमारे दीपक गुप्ता जी का। हास्य जो है ना बड़ा ही गंभीर विषय है, क्या आप दीपक क्या सोचते हैं? जी बिल्कुल, हास्य वाकई में बहुत गंभीर विषय है क्योंकि गंभीर जीवन में गंभीरता का चित्रण करना या उसको दर्शाना स्वाभाविक लगता है, किंतु गंभीर जीवन में हास्य पैदा करना और फिर हास्य को दर्शाना ये सबसे कठिन कार्य है। और जिस नाटक की विधा से हम जुड़े हुए हैं उसमें हास्य नाटक करना या हास्य पैदा करना जिससे कि वास्तव में दर्शक हंस सके और अपने जीवन की आपाधापी से कुछ क्षण के लिए ही मुक्त हो सके, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है। तो उपलब्धि की तरफ हम चलेंगे आपके साथ। अमीय जी, आपने कुछ हास्य नाटक का निर्देशन भी किया, उसमें जो टाइमिंग होती है, अगर उन्होंने इतने समय में ये संवाद नहीं बोला तो जो हास्य की धारा प्रस्फुटित होने वाली है वो नहीं हो पाएगी, ऐसा लगता है। तो क्या खास बातें आप जब हास्य नाटकों का निर्देशन कर रहे होते हैं तो आपको ध्यान में रखनी होती हैं? जी, अच्छा प्रश्न है। और मैं जो दीपक भाई ने इससे पूर्व बात कही उसमें जोड़ते हुए कहना चाहूँगा कि हास्य कई विधाओं के नाटक किए हैं हम लोगों ने। फोक नाटक किए हैं, लोग नृत्य पर आधारित हैं, काफ़ी सीरियस नाटक किए हैं। सीरियसली हास्य पर ही आ जाते हैं और हास्य पर आते हुए हास्य नाटक भी कई किए हैं। और मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा कठिन हास्य नाटक ही होता है। क्यों? क्योंकि किसी को भी हंसाना सबसे मुश्किल आर्ट है। क्यों? और वो इसलिए क्योंकि हमें जिस तरीके के कार्य हम लोग करते हैं उसमें हम कई चीज़ों का ध्यान रखना पसंद करते हैं। जैसा आपने पूछा कि क्या चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, स्वस्थ मनोरंजन हो, परिवार के साथ देखा जा सके, किसी को अपमानित ना करते हुए हास्य पैदा हो और साथ में कुछ संदेशात्मक भी हो। तो अच्छा, मैं मेरे सवाल को ना घुमा के वापस ले आता हूँ। कभी कभी होता बंदा फोकस रहता है, जैसे मैं अभी हो गया हूँ। तो मैंने आपसे निवेदन ये किया, आप बताइए कि एक निर्देशक के रूप में समझिए कि कोई जो नाटक का स्क्रिप्ट है उसके अंदर तो पंच लाइंस हैं, बट एज ए डायरेक्टर अगर आप एक्टर उनको ठीक टाइमिंग के साथ डिलीवर नहीं करेंगे तो शायद वो बात न बने, उसका ध्यान रखना होता है। अरे बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। अच्छा से अच्छा हास्य जो है बिल्कुल सीधे तरीके से निकल जाता है अगर उसकी टाइमिंग, उसके पंच का और उसकी डिलीवरी का ध्यान ना रखा जाए। तो ये तो सबसे प्रथम और सबसे मुख्य बात होती है एज ए निर्देशक, जो मैं ध्यान रखना रखता हूँ जब भी हम रिहर्सल्स करते हैं कि उसकी टाइमिंग और पंच बिल्कुल पूर्णतः सही तरीके से आए। तो पूरी तरह से सही बातें हो उसके लिए कोई लोग ऐसा होता है कि उनमें जन्मजातीय गुण होता है, वो कोई बात कहकर जिस भी महफिल में बैठे हैं वो लोगों को हंसा सकते हैं। वो क्या बात होती है कुछ लोगों में जो उनको औरों से अलग इस रूप में करती है कि उनके अंदर हास्य उत्पन्न करने की क्षमता होती ही है, या वो उसको सजगता से विकसित करते हैं? दीपक, क्या सोचते हैं आप? जी, जो अमीय ने कहा उसी से मैं आगे बढ़ाऊंगा कि हास्य को पैदा करना दरअसल कठिन इसलिए होता है क्योंकि नाटक के ऊपर या किसी भी मंच पर आप जब कुछ प्रस्तुत करते हैं तो उसमें नाटकीयता का भाव बहुत अधिक लाना पड़ता है। जैसे एक लार्जर देन लाइफ वाली जो बात है, जब तक उसमें नाटकीयता नहीं आएगी तो हास्य नहीं आएगा। ऐसा ही जो आपने कुछ लोगों की बात की, जी बिल्कुल सही बात है। और हम सबके जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो सहज रूप से हास्य पैदा कर पाते हैं। और मैंने ये देखा है कि वैसा इसलिए होता है कि उनके जीवन में कल्पनाशीलता औरों की अपेक्षा अधिक होती है। वो आसपास की परिस्थितियों में जो कुछ है उसमें उपस्थित नाटकीयता को देख पाने की उनकी क्षमता
दूसरों की अपेक्षा अधिक होती है, इसलिए वो अधिक हास्य पैदा कर पाते हैं उन परिस्थितियों में भी जहां बाकी लोग हास्य नहीं देख पाते। तो अमीर जी, ऐसा भी कहा जा सकता है कि हम में से सभी लोग देखते हैं तो थोड़ा बहुत सोचते हैं यार ये ठीक है, ये गलत है, थोड़ा सा एक जजमेंट करने की आदत होती है, पर जो हास्य करने की क्षमता जिनमें अधिक होती है वो उस तरह से जजमेंट को लेके उसमें बंध जाते नहीं हैं, उसको लेके खेल लेते हैं और अपने ऊपर भी कोई पीड़ा है तो वो उस पर भी हंस लेते हैं। जी, मुझे अभी हाल ही में मैं किसी का भाषण सुन रहा था, उसको सुनते सुनते जब मैंने उनकी बहुत सारी बात सुनी तब तक मेरा ध्यान नहीं गया। उन्होंने ये बताया उनके जीवन में ऐसा हुआ कि एक एक्सीडेंट होने से उनका एक हाथ नहीं रहा, तो वो हॉस्पिटल में बिस्तर पर थे और उनकी माँ आई तो उनको पता था कि ये रो सकते हैं, तो उन्होंने अपने हाथ न होने की बात को लेकर भी हास्य नुमा कोई बात उनको कह दी कि मैंने एक हाथ से ही वो बॉल को फेंक दिया या मुझे ये नहीं करना पड़ेगा। मतलब ऐसी स्थिति जहाँ पर कि लोग करुणा, दया, सहानुभूति इस तरह के विचार सहज रूप में देखेंगे, उन्होंने वहाँ भी, और फिर वो मोटिवेशनल स्पीकर हो गए थे, हैं मतलब सफल हैं उस दृष्टि से। मतलब आप अपने जीवन में जो कमी है उसको न केवल अगर आप हास्य का साथ लेते हुए अपना लेते हैं तो आपके अंदर भी शक्ति आ जाती है, औरों को भी लग जाता है। मतलब वरना वो सिर्फ आपको ऐसे देखेंगे कि ये बड़ा दयामय भाव वाला मनुष्य हो जाएगा। तो आपकी तरफ मैं ये निवेदन लेके बढ़ना चाहता हूँ दोनों की तरफ। आपने कुछ हास्य नाटक भी किए हैं और एकाधे नाटक में आप साथ भी थे, तो कोई एक दृश्य आप थोड़ा। जी ज़रूर। हमने एक लक्ष्मीकांत वैष्णव जी का एक बहुत प्रसिद्ध नाटक है जिसका नाम है नाटक नहीं, जो कि थोड़ी सी पृष्ठभूमि अगर बताऊं, दो भिखारियों की कहानी है और वैसे वो पढ़े लिखे भिखारी हैं, बेरोजगार हैं, तो काफ़ी एक प्रकार से इंटेलेक्चुअल भी बोल सकते हैं उनको, लेकिन उनके पास कुछ कार्य नहीं है, तो बस स्टैंड पर खड़े होकर पूरे समय भीख मांगते रहते हैं। और वो दो मुख्य पात्रों की जो कहानी है, हम दोनों ने ही उसको निभाया था उन पात्रों को। तो उस नाटक के कुछ अच्छे प्रसंग हैं, उनमें से एक मैं याद करता हूँ, आपको भी याद आता है अगर कुछ तो उसको करते हैं। जैसे कि वो था एक तू अच्छा कलाकार नहीं है यार। अच्छा कलाकार नहीं? ये अच्छा कलाकार क्या होता है? अच्छा कलाकार वो होता है जिसको आम जनता पसंद करे। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं मानता। अच्छा कलाकार वो नहीं होता जो अच्छी एक्टिंग करता है। ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जिनका एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो सालों से छाए हुए हैं, हाँ, स्टार बने हुए हैं, लेकिन ऐसे लोगों को आम जनता नकार देती है। नहीं 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 नहीं, आम जनता तो नाटक हो या फिल्म, उसके हल्ले में ही इतनी डूबी रहती है कि उसको लगता है कि कोई हद दर्जे की ऊंची बात कही गई है जो उसके सिर के ऊपर से निकल गई, तो वो तो वैसे ही माहौल देखकर ताली बजाने लगती है। जी, तो ये हास्य के साथ थोड़ा व्यंग तो व्यंग्य है और बिल्कुल सीरियसली क्रिएटिंग ह्यूमर वाली बात है। सीरियसली जब हम जीवन को अधिक लेते हैं तो कई बार एक बोझिलता आ जाती है, उससे बचने के लिए भी कई बार लोग इस तरह का हास्य उत्पन्न कर देते हैं जिससे दूसरे को ठेस भी पहुंच सकती है। अभी हम थोड़ा सा पॉलिटिकल जो सैटायर के आसपास का हास्य होता है उसकी बात करते हैं। अगर तो आपको अगर याद आता है कोई पॉलिटिशियन अमेरिका के या इंडिया के जो कि ऐसी बात कहते हैं कि लोग हंसते भी हैं उसमें? जी, हमारे यहाँ मतलब हास्य के हिसाब से उत्तर भारत में तो लालू प्रसाद जी सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और उनमें एक क्षमता थी कि वो अपने देशज चुटकुलों के माध्यम से और देशज प्रतीकों के माध्यम से लोगों को हंसा भी पाते थे और बात को समझा भी पाते थे। तो ये हमने देखा है कि जो इससे एक बात सिद्ध होती है कि जो सहज हास्य है वो देशज प्रतीकों के माध्यम से ज़्यादा अच्छे से व्यक्त किया सकता है। और अभी वर्तमान की जो लोकसभा है उसमें एक रामदास आठवले करके मंत्री हैं, वो अक्सर बहुत तुकबंदी के माध्यम से बट एक सहज हास्य पैदा करने में काफ़ी हद तक सफल रहते हैं। तो ये बात बिल्कुल है कि वहाँ भी हास्य जो है वो गंभीरता के ऊपर भारी पड़ता है। आपको लालू जी का बोलने का स्टाइल याद है? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे क्या बात कर रहे हो, हम आपसे कह रहे थे कि देखिए वो लोग डंका प्रस्ताव समझ में नहीं आया है, घास को चारा खिलाए हैं
गाय को चारा खिलाया है, पतला गोबर किया है, यही ढंग का प्रस्ताव है, समझ गए। महंगा घास खाई है फिर भी दूध पतला दी है, ये बात ही ढंग का प्रस्ताव में कही गई है, समझे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अमीर जी, एक होता है कैरिकेचर, मिमिक्री, और हास्य में इनका कितना योगदान आपको लगता है? जी, बहुत आम जनता बहुत आसानी से जुड़ती है कैरिकेचर मिमिक्री से, जैसा आपने बोला। और वैसे हमने शरद जोशी जी का एक बहुत प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य नाटक किया है, अंधों का हाथी। उसमें कई ऐसी जगह प्रसंग आए हैं। हमारे बहुत अच्छे कलाकार हैं जो बहुत स्वाभाविक तौर पर हास्य बहुत अच्छा पैदा करते हैं, अजीत सिंह। तो उन्होंने कई जगह देवानंद की कैरिकेचर को यूज़ किया है, जो बहुत अच्छे से उनके डायलॉग्स को उभार कर लाता है, दर्शकों से कनेक्ट करता है। तो जहाँ आपको याद है उसका कोई दृश्य ऐसा जिसमें आप भी रहे हो? उसमें अंधों का हाथी में हमने एक जगह एक अभिनेत्री का एक महिला ने उसका डायलॉग है। तो उसमें जो हमारी महिला अभिनेत्री थी, उन्होंने उस जमाने में सोनिया गांधी जी का कैरिकेचर बनाने की कोशिश की थी। तो जो इटालियन एक्सेंट के साथ सोनिया जी हिंदी बोलती हैं, उसकी नकल उन्होंने की थी। तो वो काफ़ी अधिक प्रभावशाली पड़ा था। और उसकी अच्छाई ये थी कि बगैर बताए भी जो हॉल में उपस्थित दर्शक थे वो उस बात को समझ गए थे कि ये कैरिकेचर किसका क्रिएट किया जा रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत बात थी। ये कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग सेटिंग का हास्य अलग अलग तरह का होता है। डॉक्टर्स का हास्य अलग तरह का हो जाता है, वकीलों का अलग तरह का हो जाता है। अमीर जी, जो आप न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, अमेरिका में जैसे दृश्य देखते हैं, तो इंडियन अमेरिकन्स के लाइफस्टाइल को लेके जो पेरेंट्स के और बच्चों के बीच की बातचीत होती है, फिर बच्चे माँ बाप के बारे में क्या सोचते हैं, वो भी एक हास्य बन जाता है। जी, बहुत बहुत अच्छे से, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। और हमें इस दिशा में और भी कार्य करना है कि हम यहाँ के लोकल हास्य को और समाहित करें। कोशिश करते हैं लोकल प्रसंगों को समाहित करने की, लेकिन जो आपने एक विषय उठाया है वो एक बहुत ही बढ़िया विषय हो सकता है कोई भी हास्य नाटक को तैयार करने के लिए, तो वो हमें करना है। और इस तरह के उसमें कई तरह के प्रयोग हो चुके हैं। जैसे कई फिल्में आई जिन्होंने जो यहाँ के बच्चे और वहाँ से आए हुए पेरेंट्स के बीच के संवाद की जो दूरी है, क्योंकि उसका जो संदर्भ है, किसी बात का संदर्भ न होने के कारण जो कहा गया और बच्चे तक जो बात पहुँची, उसका जो फर्क है वो बहुत हास्यास्पद रूप से दिखाया गया है और बताया गया है। जैसे कि पूजा की बात है, हम पूजा पाठ करते हैं तो ई पूजा कर लेनी चाहिए, ई पूजा में क्या प्रॉब्लम है। तो अब अगर ई पूजा का, अगर आप पूजा को उसके संदर्भ से, उसके बैकग्राउंड से अगर हटा देंगे तो ई पूजा के कर देने से वो एक कार्य मात्र होकर के रह जाएगा। तो वो बच्चे को ये समझा पाना कि पूजा ई पूजा नहीं हो सकती है, पूजा तो व्यक्ति के द्वारा उस माहौल में ही हो सकती है। इस तरह के कई प्रसंग जो हैं वो बच्चों के, और आपने ठीक कहा कि जो हास्य पैदा करते हैं। एक छोटा सा संदर्भ इसमें ये है कि एक बार ये घटना मेरे सामने ही हुई कि अपने बच्चों को जन्माष्टमी के दिन एक पिता कुछ कृष्ण जी की कहानी सुना रहे थे। तो उसमें यशोदा जी का प्रसंग आया कि भाई वो कृष्ण जी जो है वो देवकी से पैदा हुए और यशोदा के घर पे जाकर के उनका लालन पालन हुआ और उनको इस तरह से ले जाया गया। अब ये एक गंभीर प्रसंग है और उसमें एक हास्यास्पद ढंग से उस बच्चे ने अबोध रूप से ये कहा कि अरे भाई सीधा बोलो ना कि यशोदा जी थी वो केयर टेकर थी। तो केयर टेकर थी, उनका उस तरह का कोई केंद्र होगा जहाँ पर केयर टेकिंग की जाती होगी। अब अगर इस तरह से जो हम वहाँ से आए हुए लोग हैं, हम इस तरह सोच भी नहीं पाते। तो वो एक बहुत ही हास्यास्पद बात थी जिसको सुनने के बाद वहाँ उपस्थित सभी लोग सहज रूप से हंस पड़े कि किस तरह से चीज़ों को कनेक्ट किया गया। अच्छा, अब ये जो बात है, क्योंकि वो सेटिंग के हिसाब से और बच्चे का निश्चल बोध उस बात को लेकर है, तो वरना यही बातें बड़ी संवेदनशील हो जाती हैं किसी स्थान पर। एक इस प्रकार की बात जिसमें कि अलग ढंग से कह दिया गया हो, उसको लेकर बहुत बातें निकल कर आ जाती हैं। अमीर जी, आप देखते हैं कि टेलीविज़न पर कुछ ऐसे शोज़ हैं, जैसे अभी कपिल शर्मा को याद करें, या बहुत जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं और बहुत सारे हास्य कवि हैं, वो एक विशेष रूप से श्रोताओं के साथ जुड़ने और उनको गुदगुदाने और अपने व्यंग्य के द्वारा जो तात्कालिक स्थितियां हैं उनको एक नए ढंग से प्रस्तुत करने में सफल रहते हैं। इस ट्रेंड के बारे में आप क्या सोचते हैं? पहले से
अधिक लोगों के अंदर हास्य के प्रति प्यास है क्या? क्योंकि बहुत सारे जो आप सोशल मीडिया इत्यादि पर भी देखते हैं तो जो छोटा छोटा हास्य के टुकड़े हैं वो बहुत आकर्षित करते हैं। जी हाँ, हास्य का ट्रेंड बदल गया है। आज से शायद 30 या 40 वर्ष पूर्व अगर हम देखें तो हास्य इस तरीके का नहीं होता था। जैसे अगर आपको मैं याद दिलाना चाहूँ, कुछ सीरियल्स आया करती थी, बड़ी प्रसिद्ध थी, शरद जोशी जी की लिखी ये जो है ज़िंदगी, या वाह जनाब, बाबा जी का बाइस्कोप। बड़ा मुझे ऐसा लगता है स्वस्थ मनोरंजन, स्वस्थ हास्य हुआ करता था, जिसमें लेकिन समय बदला है, ज़माना बदला है, और आई थिंक जो अब आज के कॉमेडियन जो प्रस्तुत कर रहे हैं वो वही करेंगे जो जनता पसंद करेगी। पारस्परिक तौर पर एक जुड़ी हुई सी बात है, जो जनता पसंद करेगी वो ये प्रस्तुत करेंगे, और ये जो प्रस्तुत करेंगे वो जनता पसंद करेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो काफ़ी कुछ बदल गया है। व्यक्तिगत तौर पर मैं बिलीव नहीं करता हूँ अपमानजनक कॉमेडी में, जो किसी को अपमानित करके की जाए, जो कि बहुत अभी आजकल प्रसिद्ध है, कुछ नाम आपने लिए हैं, पर ये अपने अपने विचार हैं। नहीं, आप उसको अपमानित कह रहे हैं, मैं उससे असहमत भी हो सकता हूँ, क्योंकि विट में कई बार ऐसा होता है कि आप दूसरे को थोड़ा सा उस पर चुटकी लेते हो। चुटकी लेने में और अपमानित करने में अंतर है क्या कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल है। और मुझे लगता है कि जैसे कि किसी और चीज़ के साथ हुआ है, जो वर्तमान का दौर है, एक मामले में ये स्वर्णिम दौर भी है कि इसमें हर चीज़ का लोकतांत्रिकरण हुआ है। तो मीडिया के फ़ोन में आ जाने के कारण हास्य का भी लोकतांत्रिकरण हुआ है। और जैसा कि आपने जिस संदर्भ से लिया कि छोटे छोटे चुटकुले आधे मिनट के आपको देखने को मिल जाते हैं, जो पहले संभव नहीं था, तो हरेक का हास्य उसके अंदर आया है। तो एक तरह से हास्य का विस्तार हुआ है। ये तो एक बहुत अच्छी बात हुई है। और उसके साथ ही जो जुड़ी जुड़ाई बात है जो अमीय भाई ने कही कि उसका स्तर नीचे आया। लेकिन वो जो आपने कहा कि विट बहुत बड़ी चीज़ है, और विट बहुत कम लोगों में होता है। जिसे हम हिंदी में प्रत्युत्पन्न मति कहते हैं, वो बहुत कम लोगों में होता है, क्योंकि वो बहुत सधा हुआ होना चाहिए और वो बिल्कुल सही जगह आना चाहिए। तो वो उसका लेकर के बुरा नहीं मानना चाहिए। आजकल ये मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि हास्य को लेकर के लोग बहुत गंभीर हो गए हैं, क्योंकि हास्य को हास्य में उड़ा देने की क्षमता कहीं ना कहीं हम थोड़ी सी खोते जा रहे हैं, जो कि बहुत स्वस्थ नहीं माना जाना चाहिए। इसमें अपनी पहचान के प्रति जो भाव है उसको लेके कई बार होता है कि अगर वो ऐसा नहीं तो मैं वैसा क्यों हूँ। प्रतिस्पर्धा का जो एक भाव, जो कहीं कहीं स्वस्थ भी हो सकता है, कहीं कहीं नहीं भी हो सकता है। और फिर दूसरा, आप अपनी पहचान के साथ में जब एक समूह के रूप में अपने को देखते हैं, चाहे वो धार्मिक हो या भाषागत हो, या तो फिर वो एक अलग तरह का आपका व्यक्तिगत सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होके आपको लगता है एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस आपकी जो उस ग्रुप के साथ वाली है, वो उसमें कुछ रोल प्ले करने लग जाती है। इस बात को लेते हुए आपके पास आया जाए अमीय जी, तो कोई ऐसी फिल्में जो आपको लगा कि हास्य की दृष्टि से आपको अभी तक क्लासिक के रूप में याद रहती हैं? कई हैं, जिनमें से चलते चलते पुरानी पिक्चरें, खास तौर पर चुपके चुपके, माफी चाहूँगा, गोलमाल, खट्टा मीठा, अंगूर, ऐसी मूवीज़ हैं जो कभी भी कितनी भी बार देखी जा सकती हैं। थोड़ा आगे बढ़े तो अंदाज अपना अपना भी काफ़ी स्वस्थ और काफ़ी मनोरंजक। मैं थोड़ा सा रुकता हूँ आपकी इस बात पे। अंगूर अगर आप वापस देखेंगे ना दीपक जी, हो सकता है आप उतना नहीं हंसे जितना पहले कभी हंसे। बिल्कुल। मैंने एक दिन प्रयास किया, और बल्कि इससे मैं दूसरे प्रश्न की तरफ भी आ रहा हूँ, क्या है कि समय के साथ साथ जो हमारी हंसने की एक स्थिति है उसमें भी कुछ सटल परिवर्तन आ जाता है। जैसे एक समय में अमुक प्रकार के गाने आपको अच्छे लगते हैं, और जो अंगूर का हास्य है वो इसमें भी कई तरह की स्लैपस्टिक कॉमेडी, वो अलग, मैं वर्गीकरण में पूरा नहीं जा रहा हूँ, पर वो हास्य धीरे धीरे पकता है, वो धीरे धीरे आपके अंदर खिलता है, वो स्थितियाँ धीरे धीरे बुनी जा रही हैं, और आपके अंदर इतना धैर्य है कि आप उसके बुनते जाने में उसके साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आजकल लोगों के पास उतना ज़्यादा धैर्य नहीं, बल्कि मुझे भी लगा, अंगूर में वापस देखने बैठा था कुछ समय पहले कि हंसना है, लेकिन मुझे लगा ये तो बहुत ही स्लो जा रहा है अभी। तो क्या इसका कारण अमीर लगता? तो इसके कारण क्या हो गया कि कंटेम्परेरी जो सिचुएशंस हैं लोगों का, जो अब जैसे चैट जीपीटी के युग में आ गए हैं हम, तो उसको लेकर भी, और इंटरनेट ने ऑलरेडी हमको बहुत इम्पेशेंट कर दिया है,
तो ये एक एडिशनल चैलेंज जैसा लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि पहले हास्य हमारे अंदर धीरे धीरे पकता था, क्योंकि जीवन उतना जटिल नहीं था और जीवन में एक सामुदायिकता का भाव जिंदा था। आज वो सामुदायिकता का भाव बहुत कम हुआ है और जीवन की जटिलताएं बढ़ी हैं। कहने को टेक्नोलॉजी के आ जाने से कई चीज़ें बहुत सरल हुई हैं, लेकिन पूर्णकालिक रूप से देखें तो जीवन जटिल हुआ है, इसलिए हमारा एक अटेंशन स्पेन बहुत कम हुआ है। तो अब जो हास्य कलाकार है, जो हास्य पैदा करने वाला है, उसके लिए बहुत अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है, क्योंकि उसको उस 50 सेकंड में या 1.5 मिनट के वीडियो में अपनी बात के माध्यम से आपको हंसा देना है, गुदगुदा देना है। लेकिन इसका एक स्याह पक्ष भी है, जैसा कि हर चीज़ का होता है, कि हम अब हमारे अंदर हास्य पकता नहीं है, तो इसलिए वो बहुत देर तक हमको गुदगुदाता नहीं है। अब केवल हमें क्षणिक रूप से हंसी आती है, फिर हम वो विलीन हो जाती है। अब जो अंदर तक पकने वाले की आप फिल्म सिनेमा हॉल से देख करके आए और घर तक आप उस हास्य में डूबे हुए हैं, अब वो बात नहीं आ पाती। तो वो एक घाटा इस अटेंशन के कम होने का और नेट के युग में आ जाने के कारण हुआ है। तो अब ये चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन जैसा कि मनुष्य का स्वभाव है, वो इसका भी एक समाधान निकाल लेगा। और मुझे लगता है कि हम उस परिवर्तन के दौर में है, जहां हास्य एक नए ढंग से अपने आप को व्यक्त करने का रास्ता ढूंढ रहा है। हास्य जो रास्ता ढूंढ रहा है तो आपको ही थपथपाएगा। तो उस रास्ते को बनाने के लिए हम में से ही उस दबाव को महसूस करते हुए आगे आना होगा। और वो ये एक जिम्मा निर्देशकों पर भी विशेष रूप से हो जाते हैं। अमीय जी, जब आप अपने नाटक के बारे में सोचते हैं और आप टेस्ट करने के बारे में चिंतन करते होंगे कि यार ये जो नाटक है इससे अपेक्षित रिस्पॉन्स पब्लिक का आएगा कि नहीं आएगा, उस पॉइंट ऑफ व्यू जब आप पिछले कुछ समय के नाटक देखते हैं तो आपको लगता है क्या सशक्त हास्य प्रधान नाटक आ रहे हैं? आ रहे हैं, कम आ रहे हैं। और ये इनफैक्ट हमारे जो प्रयोग नाट्य समूह है उसका अपना खुद का इंटरनल मुझसे कंप्लेंट है। हमने कई नाटक किए हैं पिछले 2-3 साल से, लेकिन हम हास्य नाटक कर ही नहीं पाए हैं। तो अभी मेरा बहुत एक फोकस है कि हास्य नाटक या हास्य व्यंग नाटक ढूंढूं और वो हम इस साल करने का प्रयास करें। बड़ा मुश्किल प्रयास रहा। कई सारी स्क्रिप्ट पिछले 1 महीने में पढ़ चुका हूँ। और स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। टीम कैसी है, किन लोगों को लेके किया जाए, किस तरीके का मनोरंजन, स्वस्थ मनोरंजन है या नहीं है। तो उसको करने के बाद मेरे ख्याल से शायद 1 या 2 स्क्रिप्ट अब ऐसा लगता है क्वालिफाई करने की स्थिति में आई है। तो इसमें ये स्थिति आई है अब दीपक जी की पहले तो हंसने के महत्व के बारे में नहीं भी समझते हुए लोग हंसते थे। अब क्या हंसने का महत्व तो बहुत ज़्यादा समझ में आ गया, लेकिन हंसना नहीं आता है। तो इसलिए कुछ लोग इकट्ठा होकर वो एक हास्य योगा जैसा भी शुरू हो गया है। बाग में खड़े होकर सब लोग हाँ 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 कर रहे हैं। तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? इसमें ये इनकी बात को जोड़ते हुए कि हम लोगों ने इस यात्रा में अपना सबसे पहला जो नाटक किया था प्रयोग के यहाँ पर शुरुआत का, तो वो हास्य नाटक ही था। अब हम थोड़ा उसके फिर से वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो आपने हास्य योग की बात की, चूँकि मैं योग से जुड़ा हुआ हूँ, तो शुरू में मुझे ऐसा लगता था कि ये एक अजीब सी चीज़ है, मतलब ये एक हास्य ना होकर के योगा का ही मजाक बनाने की कोशिश है। जैसा कि हम होता है, हम बहुत जल्दी आहत होने लगे। लेकिन समय के साथ मेरे अंदर वो समझ विकसित हुई कि अब मुझे लगता है कि नहीं, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। क्यों? इसलिए मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ है क्योंकि ये योग की उस चीज़ को एड्रेस करती है जिसके लिए योग वास्तव में बनाया गया, कि जीवन को सहज करना है, जीवन को तो मुझे लगता है बहुत सहज रूप से हम वहाँ पर आ गए जहाँ भी विराम के पहले मैं दीपक जी का हास्य योग में सम्मिलित होने का जो दृश्य है उसको रिक्रिएट करने का निवेदन करूँगा। पर उससे पहले कभी कभी ऐसे एक 1 लाइनर हास्य भी आ जाते हैं, जैसे कि अब किसी को ठेस न पहुँचे, लेकिन पहले लोग इस पर भी हंस जाते थे कि संसार का 8वां आश्चर्य क्या है, तो कहते थे 2 महिलाएं एक कमरे में चुपचाप बैठी थी। अब महिलाएं इस पर नाराज़ हो सकती हैं कि भाई हमारे लिए ऐसे करते हो। अब आपसे तो नहीं हुई कभी नाराज? जी बिल्कुल, हमें बड़ा संभल के करना पड़ता है नाटक का काम। लेकिन उससे मुझे एक बहुत अच्छा उसी नाटक नहीं का एक प्रसंग याद आ गया। अगर आपको याद हो, हम जब 2 भिखारी थे, अगर इजाजत दें आप जी, तो एक भिखारी है, भिखारी 1, भिखारी 2। भिखारी 1 जो है वो बस स्टैंड पे खड़े हैं, भीख मांग रहे हैं। भिखारी 2 से बोलता है,
क्यों रे हो? तूने वो नारी मदद की गुहार कर रही थी, कुछ मदद मांग रही थी, तूने मदद क्यों नहीं करी उसकी? मदद क्यों नहीं की? जब बस में स्त्री अपने अपमान का रोना रोती है ना, तो मेरी तो सारी सहानुभूति पुरुष के ही साथ होती है। क्यों भाई? स्वाभाविक है, मैं पुरुष हूं इसलिए। तुम्हारे विचार तो बड़े नारी विरोधी हैं भाई। होना ही है क्योंकि मैं पुरुष हूं। अरे मैंने इतने अच्छे अच्छे लोग देखे हैं, नारी की मदद के लिए आगे तत्पर तैयार रहते हैं हमेशा पूरे समय। लोग देखे हैं? तू कलाकारों डॉक्टरों की बात कर रहा है क्या? हाँ हाँ, वो अब तुम बोलोगे सम्मोहन की बात हो गई है। ये सब तो कपड़े हैं। दरअसल क्या है, स्त्री के तो आकार मात्र में ही सम्मोहन होता है। स्त्री को देखकर तो पुरुष पुरुष नहीं रहता, वो न जाने किस दुनिया में खो जाता है। तू जिन लोगों की बात कर रहा है ना, ये सब तो कपड़े हैं। ये कपड़े? हाँ, क्या बात कर रहा है? इनकी असलियत देखना है तो इनके बाथरूम में जा करके देख। ये सब के सब एक जैसे हैं। अच्छी बात है। तो क्या बात है इसमें, जो हास्य वो ढूंढने के लिए कोई कोई कहेगा कि मिल गया, कोई कहेगा ढूंढते रह जाओगे, पर जिनको मिल गया है वो अगर हंसते, तो आप दोनों अगर हंसने का अभिनय हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं और फिर हम विराम की तरफ बढ़े, विशेष करके जो हास्य योगा की बात मैंने भी देखा है, लाफ्टर योगा जो होता है। हाँ जी, हाँ। तो जितनी सांस है उतना हंसना। अच्छा, हंसी भी तरह तरह की होती है। कोई लोग हंसी आती है तो उसको दबा देते हैं, कोई लोग दबाते नहीं है तो लोग कहते हैं बड़े जोर से हंसता है। आप कैसे हंसते हैं हमें बताइएगा। और हमने सीरियसली बात करी हास्य के बारे में, तो बड़ी गंभीर बातें हुई हैं, मगर बात वहाँ पर पहुँच कर जाती है कि हमारे तनावों को कम करने के लिए भी हास्य महत्वपूर्ण है। तो मेरे दादाजी कहा करते थे कि उनके गुरुजी कहते थे कि अगर और कुछ नहीं हो तो कांच के सामने मुंह बनाकर भी हंसना चाहिए। तो इसलिए वो वाली सीख आप तक पहुंचाते हुए अमीय जी और दीपक जी आपका बहुत धन्यवाद है। और अप्रैल फूल जो है वो एक विशेष दिवस के रूप में ऐसे आता है कि हम अपने आप को गुदगुदाएं, हंसें, अपनी फ़ोटो खींचकर सेल्फियां जो हैं वो शेयर करें औरों के साथ। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। हंसने के लिए आप और जीवन में अवसर पाएं, ऐसी कामना के साथ नमस्कार।